नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट गाइडेंस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आइए, राज्य व्यवस्था में आज हम लोग मूल संविधान को पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक प्रेम्बल तक हम लोगों ने चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान का भाग 1, जिसका नाम है भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अगर हम संविधान में इसको देखें तो वहाँ पर लिखा मिलेगा आपको संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक, तो भाग 1 क्या है आपका? द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अब भारतीय संघ है क्या? भाग 1 में जो भारत का पूरा भौगोलिक क्षेत्र है उसको डिफाइन करने का प्रयास किया गया है। और इसमें अगर आप देखें तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक का विवरण आपको संविधान के भाग 1 में मिलेगा। हमने आपको पहले ही बताया था कि हमारा संविधान जो है कई पार्टों में डिवाइडेड है। मूलतः संविधान में 22 भाग थे और आज भी 22 भाग ही हैं। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो भागों के अंदर क्या है, चैप्टर मिलेंगे। जो बड़े भाग हैं, जो लार्ज, जो थोड़ा बड़े पॉइंट्स को कवर करते हैं, उनमें अगर आप देखेंगे तो भाग के अंदर आपको अध्याय मिलेगा, चैप्टर्स मिलेंगे। जैसे भाग 5 में, भाग 6 में कार्यपालिका अलग, विधायिका अलग, इस तरीके से चैप्टर्स आपको मिलेंगे। लेकिन जो छोटे भाग, उनमें सीधे भाग के बाद आर्टिकल मिलते हैं। तो भाग 1 जो भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र को परिभाषित करता है, ठीक, राजनीतिक तौर पर, इसमें आपको अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक मिलेगा। तो आइए एक एक अनुच्छेदों को हम लोग डील करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 1 की, अनुच्छेद 1 की। अनुच्छेद जो होते हैं वो बहुत सारे अनुच्छेद तो आपसे डायरेक्टली परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट वगैरह के, और कुछ सारे अनुच्छेदों से कुछ इस तरीके मतलब एप्लीकेबल टाइप के प्रश्न भी बनते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है उनको आप ढंग से पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाग 1, संविधान का भाग 1 किससे संबंधित है? तो भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र से। अनुच्छेद 1 क्या कहता है, ये सबसे पहले इसको देखते हैं। तो आर्टिकल 1 में लिखा गया है, अनुच्छेद को इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं, शार्ट हम लोग ART, या इसको अगर हम हिंदी में लिखें तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक, अनुच्छेद को शॉर्ट में अनु लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसमें लिखा गया पहले वाले में कि भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया, दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया यहाँ पर, है ना। राज्यों का एक संघ होगा, राज्यों का एक संघ होगा। और इन राज्यों की सूची अनुसूची 1 में क्या है, निर्दिष्ट की गई है। ठीक, तो यहाँ पर कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। यहाँ पर जो संघ शब्द का प्रयोग किया गया, इसको भी बाद में आगे चल कर के परिभाषित किया गया। अगर हम यहाँ पर देखें तो जो भारत है वह देश को, यानी कि हमारा जो देश है उसको रिप्रेजेंट करता है, जबकि संघ शब्द जो है वो शासन प्रणाली को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप इसको समझें तो भारत अर्थात इंडिया, यह क्या है, हमारे देश का नाम है, देश के नाम को, और संघ शब्द शासन प्रणाली को प्रदर्शित करता है, एक्सप्लेन करता है। ठीक, तो अनुच्छेद 1 भारत तथा इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। यहाँ पर देखिए, इस संघ शब्द के लिए इंग्लिश में जो वर्ड यूज किया जाता है उसको यूनियन बोलते हैं हम लोग, और इसी से एक मिलता जुलता शब्द है फेडरल। कई बार हिंदी में फेडरल को परिसंघ लिखा हुआ होता है, लेकिन यूनियन को संघ ही बोलते हैं। और इन सब में एक बेसिक अंतर है, उस बेसिक अंतर को हम आपको यहाँ से डिस्कस कर देते हैं। फेडरल शब्द जो यूज किया गया संघों के लिए, वह विश्व का जो पहला लिखित संविधान था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, उसमें यूज किया गया। ठीक, क्यों? उसके 2 कारण थे। पहला, जो अमेरिकी राज्य थे, वह जो संघ बना था, अमेरिकी संघ जो बना था, वह राज्यों के बीच एक समझौते का परिणाम था। राज्यों के बीच या राज्यों के मध्य एक समझौते का परिणाम था। ठीक, सभी राज्यों ने अपनी अलग अलग लड़ाइयाँ लड़ी थी और बाद में सबने लोगों ने मिल करके अपने आप को एक ट्रीटी के तहत, एक एग्रीमेंट के तहत क्या किया था, एक दूसरे को बांध करके संघ बनाया था। जबकि भारतीय संघ में ऐसा कुछ नहीं था। ठीक,
भारतीय संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं था। आप यही लिख सकते हैं कि किसी समझौते का परिणाम नहीं है भारतीय संघ, और इसी कारण इसका दूसरा पॉइंट ये निकलता है कि यहाँ से कभी भी संघ से राज्य अलग नहीं हो सकते। मतलब कि यह जो संघ है यह क्या है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। मतलब क्या है इसका, समझेंगे आप। विनाशी राज्यों का मतलब राज्य खत्म हो सकते हैं, राज्य को तोड़ा जा सकता है, छोटा किया जा सकता है, बड़ा किया जा सकता है। जो स्टेट हैं हमारे उनको हम लोग उसके साथ तोड़ मोड़ किए सकते, ज्योग्राफी के आधार पर, डेमोग्राफी के आधार पर सब कुछ हो सकता है। राज्य को एबॉलिश भी मतलब खत्म भी किया जा सकता है, लेकिन कभी भी संघ को समाप्त नहीं किया जा सकता। संघ हमेशा बना रहेगा, यानी कि जो राज्य है वो कभी भी संघ से अलग नहीं हो सकते। ठीक, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर राज्य जब चाहें समझौते को तोड़कर संघ से अलग हो सकते हैं। तो यह परिसंघ और संघ में या यूनियन और फेडरल में क्या है, अंतर है। हमारे यहाँ यूनियन सिस्टम को लिया गया है, न कि फेडरल सिस्टम को। आगे चल करके यही संघवाद हमारा सहकारी संघवाद में बदल जाता है, कोऑपरेटिव फेडरल मतलब यूनियन में। तो उसकी बात हम लोग आगे करेंगे, लेकिन इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। आर्टिकल 1 के तहत बताया गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। भारत जहाँ पर देश के नाम को बताता है, और संघ शब्द शासन प्रणाली को व्याख्यायित करता है। आप नोट कर लें, फिर हम आर्टिकल 2 की बात करेंगे। आइए देखिए आर्टिकल 2 क्या कहता है। अनुच्छेद 2 में लिखा है, भाग 1 के अनुच्छेद 2 में, कि संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंधों और शर्तों, टर्म्स एंड कंडीशन, निर्बंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे, कौन, संसद जिसे भी ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकता है। यानी आर्टिकल 2 जो होता है, भारतीय संसद को यह अधिकार देता है कि वह विधि के द्वारा निर्बंधों, किसी भी जो है टर्म्स और कंडीशन को जिसे संसद ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकता है। यानी यहाँ पर जो संघ है वह संसद को 2 प्रकार का, अनुच्छेद 2 के तहत 2 प्रकार की शक्ति प्रदान करता है। पहला, नए राज्यों के प्रवेश की शक्ति, दूसरा नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति। ठीक, नए राज्यों के प्रवेश की शक्ति, 2 प्रकार की शक्ति यहाँ पर संसद को प्रदान की गई अनुच्छेद 2 के द्वारा। ठीक, इसके तहत मतलब उन राज्यों की बात की जाएगी जो राज्य पहले से तो हैं, है ना। ठीक, तो उन्हें क्या किया जाता है, मतलब ये वहाँ पर उनका प्रवेश कराया जाता है। दूसरा क्या है, नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति। राज्य पहले से हैं, ठीक है, लेकिन भारतीय संघ के हिस्से नहीं है, तो आप इस शक्ति का प्रयोग करते हैं। अभी तक आप देखेंगे आर्टिकल 2 के तहत एक राज्य जो भारत में इस्टेब्लिश किया गया, जिसको शामिल किया गया, उसका नाम क्या है, सिक्किम। तो आर्टिकल इसके लिए 2 को बनाया गया था, या 2A कर सकते हैं आप इसको, है ना। सिक्किम जो कि पहले क्या था, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में था। ठीक, बाद में इसको क्या किया गया, भारतीय संविधान में लागू मतलब संशोधन करके इसको सिक्किम स्टेट को हम लोगों ने क्या किया, अपने भारतीय संघ में सम्मिलित कर लिया। ठीक, और इससे संबंधित जो संविधान संशोधन था, आप देखेंगे यह हमारा 36वें संविधान संशोधन, 2 संविधान संशोधन इससे संबंधित, एक 35वां और दूसरा 36वां। तो सिक्किम को भारतीय राज्यों के समकक्ष जो बनाया गया वह 36वें संविधान संशोधन सन 1975। ठीक, 1975 से पहले सिक्किम जो है वो भारतीय संघ का हिस्सा नहीं था। तो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ का हिस्सा बनाया गया, और सिक्किम जो है राज्य के रूप में इस्टेब्लिश हुआ। ठीक, राज्यों की संख्या की बात करें तो 22वें राज्य के रूप में सिक्किम इस्टेब्लिश हुआ था। अभी जब हम लोग राज्य के पुनर्गठन की बात करेंगे तो वहाँ पे इसकी चर्चा पुनः करेंगे। तो ये रहा आपका आर्टिकल 2। ठीक, यह क्या है, नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना संबंधित है। पुराने राज्यों के बारे में इनकी विवरण नहीं दिया गया। तो प्रश्न आपसे ऐसा भी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश की बात की गई है, तो अनुच्छेद 2 में। ठीक,
तो ये हो गया आपका। अब आपको लग रहा हो क्या सारे आर्टिकल ऐसे पढ़ने, तो नहीं, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं उन्हीं अनुच्छेदों को आपको पढ़ना, सभी अनुच्छेदों को आपको याद नहीं करना है। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर आर्टिकल 3 की बात करते हैं हम लोग। आर्टिकल 3 में देखते हैं, दिया है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, है ना। अगर इसे हम शॉर्ट में बोलें तो आप इस आर्टिकल 3 को राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित संसद की शक्ति के बारे में भी आप इसी अनुच्छेद को पढ़ सकते हैं। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित संसद की शक्ति। तो संसद के पास क्या राइट्स हैं जो राज्यों क्या कर सकते हैं, पुनर्गठित कर सकते हैं, तो उससे संबंध में संविधान के अनुच्छेद 3 में बताया गया है। ठीक, तो अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित संसद की शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद नंबर 3 में। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, नए राज्यों का निर्माण, यानी संसद चाहे तो नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, लेकिन किस प्रकार से, इसको आप समझिएगा। अनुच्छेद 2 में था कि बाहर जो भारतीय संघ का हिस्सा कोई नहीं है, यानी जो भारतीय राज्य नहीं है, उनको राज्य बनाने से है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि वह भारतीय संघ का वह क्षेत्र क्या है, पहले से ही हिस्सा है। यहाँ पर देखिए इसके 5 भाग हैं, पांचों में अलग अलग चीज़ों का उल्लेख किया गया है। पहले भाग में आर्टिकल 3 क्या लिखा जाता है कि किसी राज्य में से, कोई राज्य जो पहले से है उसमें से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके 2 या 2 से अधिक राज्य को या राज्य के भागों को मिलाकर, या किसी राज्य को किसी राज्य क्षेत्र के भाग से मिलाकर, है ना। जैसे एक राज्य था, इसको आपने अलग अलग कर दिया, ठीक, राज्य क्षेत्र को अलग करके, या फिर 2 या 2 से 2 अलग अलग राज्य थे, इनको आपस में क्या करके मिला करके एक बड़ा राज्य बना दिया आपने, या 2 राज्य थे, इनके भागों को आपने मिला लिया, या एक कंप्लीट राज्य में से दूसरे राज्य के एक भाग को मिला करके, है ना। इस तरीके से आप नए राज्य का निर्माण, ठीक, तो नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। कैसे आप, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, जैसे आप देखिए उत्तर प्रदेश था, इससे उत्तराखंड को अलग कर दिया गया। उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, तो उत्तराखंड को अलग करके एक राज्य बनाया गया। 2 या 2 से अधिक राज्यों या राज्य के भागों को आप देखिए, जैसे छत्तीसगढ़ में कुछ महाराष्ट्र का इलाका, कुछ मध्य प्रदेश का इलाका काट करके एक अलग राज्य बना दिया गया, है ना। ठीक, या किसी राज्य को किसी राज्य क्षेत्र के भाग से मिलाकर नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है, संसद ऐसा कर सकती है। ठीक, आर्टिकल 3 के पहले स्टेटमेंट के तहत। दूसरे देखते हैं, संसद चाहे तो किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है। जैसे कोई राज्य छोटा था, उसको और भी किसी राज्य का एरिया दे करके उसके राज्य क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, जब भी काट करके आप अलग करेंगे तो उस राज्य का क्षेत्र क्या होगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। फिर है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, उसकी सीमा को घटा बढ़ा सकती है। और 5वां है आपका, किसी राज्य के नाम में भी संसद चाहे तो परिवर्तन कर सकती है। तो अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों के पुनर्गठन संबंधित संसद को यह राइट्स आपको मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव या विधेयक जो किसी भी राज्य की सीमा, नाम या उसके क्षेत्र को प्रभावित करता होगा, सबसे पहले उस विधेयक को प्रस्तुत करने के या पूरा स्थापित करने के कुछ कंडीशंस हैं। जैसे ऐसे विधेयक सदन में राष्ट्रपति के अनुमति के बाद ही रखे जाएंगे या प्रस्तुत किए जाएंगे, मतलब कुछ ऐसा करने के लिए आपको सबसे पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ेगा। पहली बात आप ये समझिएगा, ठीक। ऐसे विधेयक सदन में राष्ट्रपति के अनुमति के बाद ही प्रस्तुत किए जाएंगे, ये पहली कंडीशन है। दूसरी बात, यदि कुछ ऐसा विधेयक है जो राज्यों की सीमाओं में बढ़ाता घटाता है या उनके नामों में परिवर्तन करता है या उसके राज्य क्षेत्र में कोई परिवर्तन करता है, तो उस राज्य से संबंधित विधानमंडल से भी आपको राष्ट्रपति क्या करेगा, उससे विश्वास को हासिल करेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसा विधेयक, मतलब जो संबंधित राज्य, जिस राज्य की सीमाओं को घटाया बढ़ाया जा रहा है, ध्यान समझिएगा, ठीक,
मतलब विधेयक प्रस्तुत किया रहा है, जैसे मान लीजिए अगर उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग करने का विधेयक है, या फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो विवाद था जिसको सॉल्व कर लिया गया 2014 में, तेलंगाना को अलग कर दिया गया, तो उसको करने के लिए आपको करना क्या होगा, पहली बात तो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही सदन में डिसाइड होगा कि वो अलग होंगे या नहीं होंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, राष्ट्रपति को क्या चाहिए कि संबंधित राज्य के विधानमंडल, यानी अगर तेलंगाना को अलग राज्य बनाना है तो उस समय जिस स्टेट से तेलंगाना को अलग होना था, यानी कि आंध्र प्रदेश से, तो आंध्र प्रदेश की जो विधायिका थी स्टेट की, वहाँ से विधानमंडल से विधेयक को पास कराना चाहिए। ठीक, यानी कि वहाँ के विधानमंडल का मत जानना पड़ेगा। ठीक, मत जानना पड़ेगा। पहली बात, सदन में राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही प्रस्तुत किया जाएगा। दूसरा, यदि वह किसी राज्य विशेष की सीमाओं में, उसके नाम में, उसके क्षेत्र में कोई परिवर्तन करता है तो संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानना पड़ेगा। अब तीसरा प्रश्न इसमें उठता है, क्या यदि राज्य की विधायिका तैयार नहीं होगी, यानी कि राज्य की विधायिका से वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा, तो क्या राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकता? तो यहाँ ध्यान समझिएगा कि राज्य के विधायिका का जो भी मत होगा, राज्य की विधायिका का मत जानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। ठीक, एक बात और, मतलब कि राष्ट्रपति मत को चाहे तो स्वीकार करे, अस्वीकार करे। ठीक, कोई बाध्यता उसके ऊपर नहीं, बस मत जान लेगा, चाहे तो उनकी बातों को माने या न माने, यह राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। ठीक, यानी मत को स्वीकार कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। ठीक, मतलब स्वीकृति मिल सकती है, अस्वीकृति भी हो सकती है। एक और क्वेश्चन पूछा गया कि मान लीजिए राज्य की विधायिका के पास उस विधेयक को भेजा गया और राज्य की विधायिका उस पर क्या हो जाए, कोई रिप्लाई ही न करे, तो उसमें फिर क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति के द्वारा या तो पहले से ही कुछ डेट फिक्स किया गया होगा कि इतने दिन के अंदर आप अपना मत बताइए, या इतने दिन के अंदर इसको पारित करा के ले आइए, या फिर बाद में भी कोई डेट दी जा सकती है। तो जो भी तिथि निर्धारित करेगा राष्ट्रपति, उसी तिथि के अंतर्गत ही उसको, अगर उस पर कुछ नहीं रिप्लाई करते हैं तो राष्ट्रपति अपने आप जो है अपने मत को मानने के लिए फ्री हो जाता है। वह विधायिका में प्रस्तुत हो न हो, इससे कोई मतलब नहीं रहता। तो यहाँ पर ये है, इसको थोड़ा समझिएगा। ये तो हो गया अनुच्छेद की बात जो आर्टिकल 3 में लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर किस प्रकार की समस्याएं आती हैं उसको हमने आपसे चर्चा कर दी कि ऐसे विधेयक सदन में राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही स्थापित किए जाएंगे, और जिस भी संबंधित राज्य के सीमा क्षेत्र में बदलाव हो रहा होगा उस राज्य के विधानमंडल के पास विधेयक को भेजा जाता है और वहाँ से उसको पारित होना चाहिए। लेकिन अगर वो पारित नहीं होता है या किसी संशोधन के साथ पारित होता है तो राष्ट्रपति बाध्य नहीं है उन संशोधनों को मानने के लिए, है ना। राष्ट्रपति अपने से भी उस को मतलब अनुमति दे सकता है, कर सकता है, मतलब राज्य चाह करके भी उसे रोक नहीं पाएंगे। मतलब कुल मिलाकर के संघ को ही वरीयता दी गई है। तो इस प्रकार से रहा आपका आर्टिकल 3। इसके बाद हम लोग इस भाग के सबसे आखिरी आर्टिकल को पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से देखिए, अनुच्छेद 3 भी संघ को मजबूत बनाता है राज्य के प्रति, है ना। ठीक, संघ को वरीयता देता है राज्यों के प्रति। तो यहाँ से आप ये बात कह सकते हैं कि भारत जो है, इसी प्रकार से बात सिद्ध होती है कि भारत क्या है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, कभी भी यह संघ समाप्त नहीं होगा, है ना। तो ऐसे ही संविधान में अलग अलग भागों में, अलग अलग अनुच्छेदों में प्रावधान करके ही संघ को मजबूत बनाया गया है। ठीक, अब आइए हम देखते हैं कि जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत परिवर्तन हुए हैं वो किस प्रकार के संशोधन माने जाएंगे। इसकी चर्चा आर्टिकल 4 में की गई। तो आर्टिकल 4 की बात करते हैं। आइए, अनुच्छेद 4 में लिखा हुआ है कि इस अनुच्छेद के अनुसार नए राज्यों का प्रवेश या गठन, जो आर्टिकल 2 में बात की गई थी, या नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन, जो आर्टिकल 3 में बात की गई थी, यह संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। और आप देखिए कि जो बहुमत का प्रकार है, इसमें हम लोगों ने इसकी बहुत डिटेल में चर्चा की है कि संविधान संशोधन का जो अनुच्छेद 368 है, इसके तहत बहुमत के लिए क्या प्रावधान है। तो संविधान संशोधन के लिए जो अनुच्छेद 367 है, उसके लिए प्रावधान ये है कि किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो, जहाँ पर सदस्यों की संख्या अधिकतम 550 हो सकती है और वर्तमान में 545 है, जिसमें 543 आपके निर्वाचित हैं और 2 क्या हैं, मनोनीत हैं। ठीक,
और इसी प्रकार से अगर राज्यसभा की हम बात करें तो यहाँ पर अधिकतम संख्या 250 होनी चाहिए और है भी, जिसमें 233 निर्वाचित होते हैं और 12 मनोनीत होते हैं। तो ये राज्यसभा की संख्या है, ठीक। सॉरी 250 हो सकते हैं, लेकिन हैं अभी कितने वर्तमान में 245 हैं, ठीक। और जिनमें से 233 आपके क्या हैं, निर्वाचित हैं, और 12 क्या हैं आपके मनोनीत हैं। तो ये संख्याएं हैं। अब अगर आपको संविधान संशोधन के तहत इस प्रावधानों को लागू करना होगा तो कम से कम सदन के कुल संख्या का 1/2 होना चाहिए, प्लस उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 होना चाहिए संविधान संशोधन के लिए। लेकिन यह माना गया कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो संशोधन होगा वह 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब कि अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 के तहत संशोधन करने के लिए संसद साधारण बहुमत या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जिसे बोलते हैं, साधारण बहुमत प्राप्त करके संशोधन कर सकती है। यानी यहाँ पर उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 1/2 उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 1/2 संख्या से अधिक होना चाहिए और यह प्रस्ताव क्या हो जाएगा, संशोधित हो जाएगा, पारित हो जाएगा, पारित मान लिया जाएगा। तो इसलिए हमने आपको पहले ही बहुमत के प्रकार को डिस्कस कर दिया था। तो एक बात और, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या संविधान में संशोधन केवल अनुच्छेद 368 के तहत ही होता है? तो गलत बात है। आप देख रहे हैं कि साधारण बहुमत से भी संविधान में तो संशोधन हो रहा है ना, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में, ठीक। तो साधारण बहुमत से भी संविधान में संशोधन होते हैं, ठीक। तो इस तरीके से चारों अनुच्छेद हमने आपको बता दिया। आर्टिकल 4 केवल संशोधन की बात करता है कि 2 और 3 में जो संशोधन है उसे अनुच्छेद 368 का संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो इसको आप नोट कर लेंगे, फिर आगे चर्चा करते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक हमारा इसी के अंतर्गत आता है, देशी रियासतों का एकीकरण। अब ऐसा नहीं संविधान में इसकी चर्चा है, लेकिन जब हम भाग 1 को पढ़ रहे हैं तो हम देखेंगे कि हमारे राज्य बने कैसे। तो जहाँ तक भाग 1 की थी तो 4 अनुच्छेद से समाप्त हो जाता है, लेकिन अभी हम इसमें देशी रियासतों का एकीकरण देखेंगे कि जब हमारा संविधान लागू हुआ या जब राज्य को हमने बनाया तो कितने प्रकार के राज्य हमने बनाए, तो वो सब चीज़ें की चर्चा होगी। आज देखते हैं देशी रियासतों का एकीकरण। देखिए जब देश स्वतंत्र हुआ तो भारत में 2 प्रकार के राज्य थे। एक तो ब्रिटिश हुकूमत वाले प्रांत, ब्रिटिश प्रांत जिसे आप कह सकते हैं, और दूसरा देशी रियासतें। जो विभाजित भारत हमें मिला था उसमें 9 ब्रिटिश प्रांत थे और देशी रियासतों की संख्या 552 थी, ठीक। कई स्रोतों में 553 की भी चर्चा है, लेकिन 552 ही मानिए, यही अभी तक माना गया एग्जाम में सही, ठीक है। 552 इन रियासतों के सामने आप जानते हैं जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, इनके पास 3 ऑप्शन दिए गए थे। एक, यह चाहे रियासतें तो अपने से भारत में शामिल हों, या चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हों, या फिर चाहे तो वह स्वतंत्र रहें, या फिर रियासतें आपस में भी समूह बना सकती हैं। इस प्रकार के ऑप्शन इनके पास थे। तो इनमें से जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 549 रियासतें जिनको भारत में मिलना था वो तो आराम से मिल गए। अब बाकी बचे 3, और इन 3 स्टेटों में आप जानते हैं कौन कौन थे। जूनागढ़, अभी ये गुजरात वाले इलाके में पड़ता है। इसके बाद आपका हैदराबाद, बहुत बड़ी रियासत थी हैदराबाद उस समय की, सबसे बड़ी रियासतों में से एक था हैदराबाद, है ना। ये जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना का हिस्सा आज आपको दिखता है, कुछ कर्नाटक का हिस्सा, सब हैदराबाद के अंतर्गत था। जूनागढ़, हैदराबाद, और तीसरी रियासत थी जम्मू कश्मीर। इन 3 रियासतों को अलग अलग घटनाओं के परिणाम स्वरूप भारत में इनका विलय हुआ। आप देखेंगे सबसे पहले जूनागढ़ का जो नवाब था महताब खान, मोहम्मद महताब खान नाम था इसका, महताब खान तृतीय, ठीक। यह बाबरी राजवंश का था, है ना। यह अपने आप को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था, लेकिन यहाँ की जो जनता थी वह क्या थी, हिंदू बहुल क्षेत्र था और वह भारत के साथ रहना चाहती थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, जनमत संग्रह हुआ।
जनमत संग्रह हुआ और जनमत संग्रह के माध्यम से ही मई 1948 में जूनागढ़ रियासत का भारत में विलय हो गया। ठीक, तो जूनागढ़ पहले मिला, किससे? जनमत संग्रह से मिला। इसके बाद आप देखेंगे हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद का जो नवाब तो नहीं, इसको हैदराबाद के हम निज़ाम बोलते थे, है ना। हैदराबाद में आप जानते हैं कि वहाँ के लोगों को हम लोग क्या बोलते थे? निज़ाम बोलते थे। तो यहाँ पे निज़ाम जो थे उस समय ओस्मान अली थे। ठीक, हैदराबाद के निज़ाम ओस्मान अली। के.एम. मुंशी साहब, इनका नाम आपने पहले भी सुना था। इनकी एक किताब है एंड ऑफ एरा, एंड ऑफ एरा इंग्लिश में लिखी हुई बुक है। इसमें एंड ऑफ एन एरा है। इसमें लिखते हैं कि ओस्मान अली मोहम्मद अली जिन्ना से संपर्क करता है कि हम भारत संघ में सम्मिलित नहीं होना चाहते, यानी भारत संघ के खिलाफ आप हमारा साथ देंगे या नहीं। हालांकि भारत में तो यही प्रस्तुत करता है कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, लेकिन यह मोहम्मद अली जिन्ना से लगातार संपर्क में था। इसके बाद एक और पुस्तक है कुलदीप नैयर साहब की, अभी ये हाल ही में इनका डेथ हो गया, पिछले साल। कुलदीप नैयर साहब ये भी काफ़ी अच्छे पत्रकार रहे हैं। तो कुलदीप नैयर साहब की किताब थी बियॉन्ड द लाइन्स। देखिए, पुस्तकों के बारे में भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, बियॉन्ड द लाइन्स इस बुक में लिखते हैं कि ओस्मान अली ने जिन्ना से संपर्क किया था और जिन्ना ने कहा था कि कुछ एलिट लोगों के लिए हम पूरे पाकिस्तान की संप्रभुता को खतरे में नहीं डाल सकते। ठीक, ऐसा मतलब जिन्ना साहब ने, क्योंकि देखिए अगर हैदराबाद को हम देखें तो यहाँ की भी 85% जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी, लेकिन जो शासकीय प्रशासकीय कार्यों में लोग थे वह मुसलमान थे और वह चाहते थे भारत मतलब पाकिस्तान का हिस्सा बने हैदराबाद, जबकि जो पॉपुलेशन थी वो कहाँ चाहती थी? भारत का हिस्सा बने। बाकी सरदार पटेल भी यही चाहते थे। तो हैदराबाद में सरदार पटेल चाहते थे कि भाई सैन्य कार्रवाई करके इसको मिला लिया जाए, जबकि माउंटबेटन इसके क्या थे? खिलाफ थे। उसी समय गवर्नर वो भी थे। तो इस पर एक डिबेट चलती है, लेकिन बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि सैन्य का मदद लिया जाता है, यानी कि पुलिस कार्रवाई, जिसे लिखा गया कि इतिहास में कि पुलिस कार्रवाई के तहत एक ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस कार्यवाही हुई थी 13 सितंबर 1948, डेट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 1948 को यह स्टार्ट हुआ पुलिस कार्रवाई के तहत, है ना। और ऑपरेशन पोलो, ठीक, ऑपरेशन का नाम पोलो क्यों रखा गया? तो आप देखेंगे कि उस समय हैदराबाद में, यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, नीचे सो तक कट जाए, तो उस समय आप देखेंगे कि हैदराबाद में 17 पोलो के ग्राउंड थे, 17 पोलो के मैदान थे। पोलो एक गेम है ना। तो 17 पोलो के मैदान थे उस समय हैदराबाद रियासत में। इसी के आधार पर इसका नाम क्या रखा गया? ऑपरेशन पोलो रखा गया। और 13 सितंबर 1948 को यह ऑपरेशन शुरू हुआ और 4 दिन की कार्रवाई के बाद पुलिस कार्रवाई यानी सैन्य शक्ति के बल पर हैदराबाद का भारत में विलय कर लिया गया। ठीक, और तीसरा है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे? राजा हरि सिंह। और यह जम्मू कश्मीर को भारत पाकिस्तान के बीच में एक बफर स्टेट के रूप में स्वतंत्र रखना चाहते थे। तो शुरू में इनकी बात को मान लिया गया, लेकिन आप देखेंगे आगे चले जम्मू कश्मीर पर जब पाकिस्तानी कबलाई आक्रमण कर देते हैं तो फिर भारत सरकार के पास आते हैं मदद के लिए, और फिर भारत में इनका क्या हो जाता है? विलय हो जाता है। तो इस तरीके से 26 अक्टूबर, सॉरी ये जो डेट है मई 1947 ही है, 8 नहीं है, ये सारे डेट 47 की हैं। डेट उतना इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए नहीं है, है ना। ठीक, एक जूनागढ़ में ये सब 48 का, सॉरी सही है, 48 में ही सारी कार्रवाई हुई थी देश के स्वतंत्र होने के बाद का। और इस तरीके से आप देखेंगे सबसे आखिरी में जम्मू कश्मीर को 26 अक्टूबर 1948 में एक संधि के तहत इसको अलग किया जाता है। बाद में इंस्ट्रूमेशन एक्ट 1957 तक लागू होता है, इसके लिए अलग उसकी व्यवस्था की जाती है। लेकिन इस तरीके से यानी कि तीनों, पहले जूनागढ़ को, फिर दूसरे में हैदराबाद, तीसरे में जम्मू कश्मीर को भारत में विलय किया जाता है। ये 3 रियासतें मिलती हैं। इस प्रकार से देशी रियासतों का एकीकरण होता है भारतीय संघ में, है ना।
तो ये आप जानते रहें, यहाँ से जो प्रश्न आता है आपका यहीं से आता है कि किस क्रम में और किस आधार पर। तो जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ लोगों से पूछ करके, सैन्य बल के आधार पर हैदराबाद को, और एक संधि के तहत विलय पत्र पे यानी विलय संधि के तहत जम्मू कश्मीर को भारतीय संघ का हिस्सा बनाया गया। जम्मू कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 के तहत विशेष प्रावधान किया गया था, जिसको अभी पिछले वर्ष समाप्त कर दिया गया। चलिए देखिए, जब मूल संविधान हमारा लागू हुआ है ना 1949 में, तो उसमें अगर हम राज्यों के वर्गीकरण की बात करें तो आप देखेंगे राज्यों को 4 भागों में बांटा गया था, समूह बनाया गया था, समूह क, ख, ग और घ। क में वे राज्य थे जो ब्रिटिश प्रांत के जहाँ पर गवर्नर काम करते थे, उन राज्यों को रखा गया। ख में मतलब जो ब्रिटिश प्रांत थे उनको, यानी कि उन राज्यों को जहाँ पर ब्रिटिश गवर्नर काम करते थे मुखिया रूप में। ख में जो बड़े देसी रियासतें थीं, वहाँ पर जैसे ब्रिटिश प्रांत में आपका बंगाल आ जाएगा, बिहार आ जाएगा, संयुक्त प्रांत यानी जो उत्तर प्रदेश है आज का, संयुक्त प्रांत आ जाएगा, मध्य प्रांत आ जाएगा और बॉम्बे आ जाएगा। ये सब देसी रियासतों में जो बड़ी देसी रियासतें थी उनको समूह ख में रखा गया, जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, मैसूर इत्यादि। ठीक, इसके अलावा ग में छोटे रियासतों को रखा गया जहाँ पर कमिश्नर थे, आयुक्त थे, मुख्य आयुक्त शासन काम देखते थे। छोटी रियासतें यानी कि जहाँ पर ब्रिटिशों के द्वारा नियुक्त किए गए मुख्य आयुक्त थे। इसके बाद घ में जो विदेशों से अर्जित क्षेत्र थे उनको रखा गया। विदेशों से अर्जित क्षेत्र में आप देखेंगे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सारी चीज़ें है ना। तो इस तरीके से 4 भागों में राज्यों को बांटा गया था। आगे चल करके राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया और राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1955 में इसका निर्माण हुआ था। 56 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी और उसके बाद जो है इनके विचारों को मानते हुए इस आयोग ने जो अनुशंसा की थी, उसके बाद फिर संविधान में संशोधन किया गया, 7वें संविधान संशोधन। और 7वें संविधान संशोधन के तहत इन चारों समूहों को समाप्त करके सिर्फ राज्यों का 2 प्रकार के राज्यों का वर्गीकरण किया गया। 2 प्रकार के राज्यों का वर्गीकरण किया गया। एक को हम लोग कहते हैं पूर्ण राज्य और दूसरा बनाया गया संघ शासित प्रदेश। संघ शासित प्रदेश। तो ये 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत ये व्यवस्था की गई, यानी जो 4 समूह के राज्य थे इनको समाप्त कर दिया गया। ठीक, अब जब नेक्स्ट वीडियो हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में राज्य पुनर्गठन आयोग और उसके द्वारा बने हुए राज्यों को, तो इसके बारे में देखेंगे कि पूर्ण राज्य समय कौन कौन से बने और कौन कौन से संघ शासित राज्य थे। ठीक, फिर अलग अलग जो आयोग होंगे उनके अनुशंसा पर। तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। थैंक यू।